और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, जहां पर टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। 125 अवैध नियुक्तियों का मामला, जिसके चलते ईडी की ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। ये 8 ठिकाने बताए जा रहे हैं टीएमसी विधायक से जुड़े हुए, जिन पर कार्रवाई हुई है। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, ईडी ने ये कार्रवाई की है, क्या कुछ इनपुट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि पीएमएलए के तहत ईडी इस मामले की जांच कर रही थी और 7 जगहों पर अभी पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधायक मदन मित्रा है उसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और जो अब तक की जांच हुई है उसमें सामने आया है कि अलग अलग नगर पालिकाओं, जिसमें खासकर कमरहाटी एक नगर पालिका है, वहां पर जो अयोग्य उम्मीदवार है उनकी भर्ती कराने के बदले में मदन मित्रा ने कुछ बिचौलियों के जरिए नकद और रिश्वत के तौर पर सोना लिया था। उसी की जांच ईडी की टीम कर रही है। करीब 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों के बारे में ईडी की टीम को पता चला है। फिलहाल अभी जांच जारी है, छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में इस मामले के अंदर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। तो नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई और भी जांच जिस तरह से आगे बढ़ेगी, कुछ और गंभीर खुलासे हो सकते हैं। कड़ी से फिलहाल कड़ी जोड़ने की कोशिश यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां जो जांच में लगी हुई हैं वो करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदन मित्रा से जुड़े हुए ये 8 ठिकाने हैं जहां पर छापे मारे गए हैं। दरअसल नगर पालिका भर्ती घोटाला, जिसमें अवैध नियुक्तियों का मामला था, 125 अवैध नियुक्तियां, और इसी मामले में यहां पर जांच के तहत ईडी की टीम छापे मार रही है। छापेमारी की कार्रवाई की गई है विधायक से जुड़े 8 ठिकानों पर। वहीं पूरा पीओके इस वक्त एक सुर में आजादी की आवाज बुलंद कर रहा है, जिसने इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरानों और आसिम मुनीर की हालत टाइट कर दी है। पीओके में भड़के आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रावलकोट में रात भर जो प्रदर्शनकारी ही डटे रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हजारों की संख्या इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। प्रोटेस्ट का ये आज 6वां दिन है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो ये आवाम है वो अपनी आवाज बुलंद कर रही है, और इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल हैं। जिस कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान आजाद बताता है, आज वहीं उसके खिलाफ बगावत की गूंज तेज हो चुकी है। खेलों के मैदानों से, मस्जिद की मेहराबों से, मुजफ्फराबाद और रावलकोट की सड़कें हों या फिर गिलगिट और बाल्टिस्तान की वादी, सब जगह विद्रोह की ज्वाला जल चुकी है। पीओके की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब पाकिस्तानी हुक्मरानों से मांग कर रहा है कि 79 सालों के जुल्म का अब हिसाब हो। पाकिस्तानी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर रावलकोट की वादियों में जनसैलाब उमड़ा है। सेना पुलिस की नाकेबंदी और इंटरनेट पर नकेल के बावजूद पीओके की आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तान के अत्याचारों से हमेशा के लिए आजाद हो जाना चाहती है। ये गोलियां मारते हैं, हम अपने सीने पेश करेंगे कि मारो, कितना मार सकते हो कश्मीरियों को, कितना मार सकते हो। ये आज की बात नहीं है। 1956 में भी इन्होंने कश्मीरियों को मारा, इन्होंने 1990 में कश्मीरियों को मारा, इन्होंने 1992 में कश्मीरियों को मारा, और इनको जब जब मौका मिलता रहा ये हमेशा कश्मीरियों को मारते रहे। वो गोलियों से हो या वो भूख अफलास से हो, कोई मसला नहीं है। हम इनसे अपने हकूक लेके रहेंगे। पीओके में वैसे तो बगावत की चिंगारी काफी पुरानी है, लेकिन बीते कुछ दिनों से विद्रोह की ये चिंगारी ज्वाला में बदल चुकी है, जिसमें पाकिस्तान का खंड खंड होना अब तय है। इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर मुल्क में तुम देख लो। 11 जून
यानी गुरुवार की ये तस्वीरें हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ रावलकोट में बड़ा प्रदर्शन बुलाया गया था। अपने अधिकारों की मांग और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ भारी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। गोलियां भी मारी वापस इकट्ठी हो गई है। इंशाल्लाह शिकस्त नहीं मानने वाली है। आवाम डट के एक जगह पे ठहरी है जी। इंशाल्लाह इस आवाम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जी इंशाल्लाह। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, उसकी गूंज भी कैमरे में कैद हुई है। जिन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, उन्हें बचाने के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन पाकिस्तान की क्रूर सेना ने अस्पताल तक उनका पीछा किया और गोलियां बरसाई। अस्पताल की दीवारें इसकी गवाही दे रही हैं। तकी सकने हो सामने सामने DHQ हॉस्पिटल आ सामने तकी गिनो भी है गोलियां सामने तकी गिनो 3 बंदे अस्पताल ने अंदर अच्छी शहीद किए ने। अस्पताल पर बम दागे गए हैं। 11 जून को ही POK में पाकिस्तानी हुकूमत ने फायरिंग कर 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 5 जून से अब तक POK में पाकिस्तानी सेना 53 आम लोगों की जान ले चुकी है। 11 जून को पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से 16 आम नागरिकों को गोलियों से भून डाला, उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर मुनीर एंड कंपनी को सीधी चुनौती दे रही हैं। POK में इकबाल की ये गूंज पाकिस्तान के टूटने का ट्रेलर है। पाकिस्तान के 4 हिस्सों में खंड खंड होने की शुरुआत POK से होने जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो बीते 6 दिनों की हैं और POK के अलग अलग इलाकों से आई हैं। मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान और कोटली, हर जगह से पाकिस्तान के खूनी दमन के खिलाफ अवाम एकजुट हो चुकी है। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना चाहती है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर विद्रोह का बुलडोजर चढ़ा रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हजारों की संख्या में यहाँ पर डटे हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। और यहाँ प्रदर्शन का 6ठा दिन POK में। शिवांग मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवांग, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से वो अपने सुर लगातार तेज कर रहे हैं, लगता नहीं कि अभी पाकिस्तान की सेना और सरकार चैन की सांस ले पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले 5 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, तो शुरुआती 3 दिनों में लगातार पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर अलग अलग जगहों पर फायरिंग करी, जिसके अंदर 53 लोगों की मौत हो गई। तो पाकिस्तानी सेना को ये लगा था कि वो फायरिंग से इन प्रदर्शनों को कुचल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ उसका उल्टा कि प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती रही। जो भीड़ पहले दिन 20,000 30,000 थी, वो आज 85,000 तक पहुंच चुकी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार सेना दोनों के लिए प्रदर्शन को रोकना असंभव हो रहा है। और जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों को मानने के लिए पाकिस्तान की सरकार नहीं तैयार है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की जो प्रमुख 6 मांगे हैं, उनमें एक मांग है कि जो वहां पर POK के अंदर जो शपथ ली जाती है उनके प्रधानमंत्री, सांसद और मंत्री के द्वारा, वो शपथ बदली जाए। शपथ ये थी पहले कि पाकिस्तान के प्रति वो सांसद वफादार रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 3 भारतीयों की मौत पर अमेरिका को 2 टूक। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे रूबियो से फोन पर बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। जयशंकर ने कहा, कमर्शियल जहाजों पर हमले बर्दाश्त
नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत भारत की तरफ से एस जयशंकर ने की और कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 भारतीयों की मौत हुई थी और इस मौत को लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे मार्को रूबियो को इसे लेकर फोन किया और अपनी आपत्ति उन्होंने जाहिर की है। कमर्शियल जहाजों पर इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं ट्रंप और खामेनेई के बीच भले ही कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा हो, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने 3 नागरिकों की मौत पर भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने न सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्री को झाड़ लगाई, बल्कि उससे पहले ट्रंप के दूत को सामने बिठाकर चेतावनी दी है। साफ साफ शब्दों में भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। नाकाबंदी के नाम पर अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत ने ट्रंप के दूत को समझा दिया है कि अमेरिका ख्याल रखे कि भारतीयों की जान न जाए। वहीं ईरान जो भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया है, ईरान ने समुद्री डकैत बने अमेरिका को जमकर सुनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारों के बल पर की गई लूट बताया है। अमेरिकी सरकार द्वारा स्पॉन्सर समुद्री डकैती का सबूत बताया है। ईरान ने भारतीयों की मौत पर संवेदना भी प्रकट की है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की अपील की गई है। लेकिन ट्रंप इस वक्त अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। भारतीय जहाजों पर हमलों के लिए उन्होंने ईरान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। ट्रंप ने यह कहा है कि दरअसल ये जो हमला है, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों पर ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय जहाजों पर इस तरह के हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि ईरान अपनी हरकतों को सुधार ले। यानी ट्रंप के मुताबिक भारतीय जहाजों पर हमले ईरान कर रहा है, अमेरिका नहीं। अब इससे बड़ा झूठ आखिर क्या होगा, क्योंकि भारतीय जहाजों पर अटैक के जो वीडियोस हैं वो खुद अमेरिका जारी कर रहा है। फिर भी अमेरिका की हिम्मत आप देखिए कि 3 भारतीयों की जान लेने के बाद भी उसकी अकड़ नहीं जा रही है। अभी तक अमेरिका ने न तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, न किसी तरह से कोई खेद जाहिर किया है, न ही मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। लेकिन भारत सरकार ने बिछान लिया है कि वो अमेरिकी हमले में अपने 3 नाविकों की मौत पर चुप नहीं रहेगा। भारत सरकार ने साफ कह दिया कि जब बात अपने नागरिकों की सुरक्षा की आएगी तो भारत किसी भी बड़ी महाशक्ति के सामने अपनी आवाज उठाने और कड़ा विरोध दर्ज कराने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की तरफ से इसके संकेत भी दे दिए गए हैं और इसके साथ ही विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से बात भी की है और इस हमले को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। लेकिन अमेरिका इस हमले को ईरान पर टाल रहा है और कहा है कि ईरान ने अटैक किया, अमेरिका ने नहीं। एक तरफ जहां भारत ने अमेरिका को लताड़ा है, तो वहीं अमेरिका अब ईरान से डील करने वाला है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान से युद्ध खत्म हो गया है, क्योंकि ईरान के साथ डील डन हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बाकायदा डील की टर्म्स एंड कंडीशंस को पब्लिक किया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने डील की बाकायदा 14 शर्तें साझा की हैं। इनमें से कुछ अहम शर्तें कौन कौन सी हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत और स्थायी युद्ध विराम हो। इसके अलावा 30 दिनों के भीतर सभी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाए। ईरान के आसपास से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो और साथ ही अहम यह है कि 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। इसके अलावा ईरान के तेल बेचने पर जो प्रतिबंध लगा है उसका भी खात्मा हो। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन दिए जाए। परमाणु मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिनों की मियाद तय हो। एनपीटी के मुताबिक ईरान का परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा भी सामने आया है। अंतिम वार्ता के 60 दिनों में ईरान के जब्त फंड की वापसी भी की जाए। ये पहली बार है जब ईरान ने डील की शर्तों पर अपनी मुहर लगाई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज कुछ ऐसा ही है। उनकी एक उंगली वॉर बटन पर रहती है तो दूसरी उंगली डील बटन पर। वो कभी जंग की बात करते हैं तो कभी शांति की। ट्रंप भ्रम के शिकार हैं, या फिर कभी वॉर कभी डील। उनकी सोची समझी रणनीति है, इसे समझना बेहद मुश्किल है। लगातार 2 दिन मंगलवार और बुधवार को अमेरिका और ईरान में युद्ध का नया दौर चला। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपने अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में ईरान पर हमले किए।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने भी कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया, मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। इससे बौखलाए ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 11 जून की शाम 5:52 पर अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, आज रात अमेरिका ईरान पर कड़ा प्रहार करेगा। हम खर्ग द्वीप और अन्य तेल ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया। इस धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका के कड़े हमले की खबरें दुनिया भर की मीडिया की हेडलाइंस बन गई। लेकिन इसके 5 घंटे बाद ही ट्रंप ने नई ब्रेकिंग न्यूज दी। अब की बार उन्होंने लिखा, ईरान के साथ हुई बातचीत और ईरानी नेतृत्व की मंजूरी के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के नाते मैंने ईरान पर होने वाले हमलों और बमबारी को रद्द कर दिया है। इस बातचीत और अंतिम बिंदुओं को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य सभी संबंधित पक्षों ने भी मंजूर किया है। इसके बाद ट्रंप ने कैमरे पर भी ईरान से डील सील होने का ऐलान किया। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से कोई नया जंगी पैंतरा तो नहीं चला है, क्योंकि वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। शांति का राग अलापते अलापते ईरान में कोहराम मचा चुके हैं। बदले में मध्य पूर्व के देशों को ईरानी पलटवार में नुकसान पहुंचा चुके हैं। पहले ट्रंप ने कहा कि हम डील के करीब पहुंच गए तो ईरान ने नकार दिया। फिर ईरानी मीडिया ने डील की शर्तें दुनिया से साझा कर समझौते की खबर पर मुहर लगाई। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि डील में तो ऐसी कोई शर्त है ही नहीं, जैसा कि ईरान कह रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने डील पर फर्जी खबर लीक की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ईरान जिन शर्तों की बात कर रहा है उनका लिखित समझौते से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का बयान सच्चाई से बिल्कुल परे है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान के नेताओं को बेईमान करार दिया है। ट्रंप ने कल रात हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर नाकाम ड्रोन हमलों का ठीकरा भी ईरान पर ही फोड़ा है। इसके साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को अपनी हरकतें सुधारने की नसीहत भी दे दी है। और ट्रंप के इस बयान से साफ है कि डील डन नहीं हुई है। वैसे डील होने, डील के करीब पहुंचने और शर्तों पर बात बन जाने को लेकर ट्रंप एक नहीं 40 दावे अब तक कर चुके हैं। हमला और धमकी, क्या इन्हीं दोनों हथियारों के बूते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील के लिए मजबूर किया है? 28 फरवरी के बाद हमले तो 40 दिन तक हुए, अभी अभी नए सिरे से 2 दिन फिर जंग हुई। इस बीच ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला जैसे अंजाम की धमकी क्या दी? दोनों देशों में स्थायी शांति की बात बन गई और ईरान डील के लिए तैयार हो गई। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील के ऐसे करीब 40 दावे कर चुके हैं, लेकिन डील अब तक हुई नहीं। ऐसे में सवाल ये कि अब की बार भी डील हो पाएगी या फिर से जंग शुरू होगी? नहीं कहेंगे, पर हाँ एक दूसरे को मनाने में जरूर तकलीफ हो रही है। झुकाने की अगर हम बात करें तो झुकेगा तो कोई भी नहीं, पर डील मुझे लगता है होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो घेराबंदी कर रखी है अमेरिका ने, उससे ईरान को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 2 दिनों के बारूदी शोर के बाद फिलहाल मध्य पूर्व में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक कायम रहेगी, इसे लेकर आशंकाएं
अब भी खत्म नहीं हुई है। युद्ध से बर्बादी दोनों मुल्कों की हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से ईरान को 347 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो पेंटागन के मुताबिक अमेरिका को भी करीब 29 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। युद्ध की वजह से तेल गैस की सप्लाई लाइन प्रभावित होने से दुनिया का नुकसान भी कम नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की फिक्र होती तो अब तक युद्ध पर पूर्ण विराम लग चुका होता। ऐसे में क्या खुद की बर्बादी और तबाही से आजीज आकर अमेरिका और ईरान डील के लिए तैयार हुए हैं। इस बीच दिखावे के लिए पाकिस्तान की मेजबानी में शांति वार्ता की कोशिश भी हुई, जो कामयाब नहीं हुई। अब खबर है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरानी नेताओं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मौजूदगी में दोनों देशों में डील पर हस्ताक्षर होंगे। इस्लामाबाद के पास ना तो वो क्रेडिबिलिटी है पीस की, ना कोई स्टैंडिंग है पीस से रिलेटेड, और अबव ऑल निष्पक्षता के तौर पर यूएस और ईरान दोनों से कई बार ब्लेम कर चुका है। हालांकि मेरा पर्सनल आंकलन है कि पीस कहीं भी हो, अगर पीस को लाने वाला नापाक पाकिस्तान भी हो तो शायद दुनिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट चांसेस पाकिस्तान में होने के कम नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान की डील का नाम इस्लामाबाद समझौता हो सकता है, जो पाकिस्तान के गाल बजाने के लिए काफी है। वजह चाहे जो हो, ईरान और अमेरिका में डील का इंतजार उन तमाम मुल्कों को बेसब्री से है जहां हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की किल्लत चरम पर है। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका ने करोड़ों डॉलर स्वाहा किए हैं, तो दूसरी तरफ तेल बेचकर खूब मुनाफा कमाया है। आलम यह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। कहां तो ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले थे, कहां वो डील होने की बात करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ईरान पर हमला नहीं कर सके, इसलिए डील डन होने का बहाना बना दिया। लेकिन एक बात तो है, अगर ईरान अपनी शर्तों पर डील करने में कामयाब हो गया तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ईरान को इस वक्त डील की बड़ी जरूरत है। क्योंकि ईरान को डील होते ही तुरंत 12 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड्स वापस मिलेंगे, जो उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए जरूरी है। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील देने को तैयार है, जिससे लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच चुके ईरान के तेल व्यापार को बूस्ट मिल सकता है। ईरान भले ही अमेरिका के सामने डटकर खड़े होने का दावा करता है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह होने से बचाने का आखिरी विकल्प डील ही है। यही वजह है कि ईरान पर्दे के पीछे से इस डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है।